Good afternoon, students. Welcome to the another session of Information and Technology. In the last few class, we started this chapter database management, where we have seen what is data, what is information. At the same time, we have discussed the various basic points about the database or DBMS. Or in the same topic, we have discussed the different evolution of DBMS, the different stages through which a database get designed. And in the same continuation, we have covered the different benefits of DBMS or database management system. After benefits, we saw the different components or the basic elements of a database like table, field, record. All these things we have covered. Then we have seen the different type of relationship in a DBMS or RDBMS, one to one or one to many, many to many. We have already explained you with the different situation or different example. Then in the next topic we have discussed the different components of database package, जहाँ हम लोगों ने देखा कि टेबल क्या है, क्वेरी क्या है, फॉर्म्स क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, और उनको हम लोगों ने कोशिश की समझने की रियल लाइफ सिचुएशन के साथ। इसी के साथ लास्ट क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था कि जब हम ओपन ऑफिस की बात करते हैं, जब हम लोग बेस में काम करने की बात करते हैं, तो कैसे किसी टेबल या किसी डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस क्रिएट करने का जो स्क्रीनशॉट है, इस तरह से हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि फील्ड क्या है, फील्ड टाइप क्या है, इनका विंडो कंपोनेंट्स को हम लोगों ने देखा था कि व्हाट इज टाइटल बार, मेन्यू बार और स्टैंडर्ड टूल बार, then the formatting toolbar, the table window, the description window, the task pane, status bar, बहुत सारी चीजें हैं हम लोगों ने जो देखा था। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर हम लोगों ने देखा कि बेस टेबल यानी टेबल के जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं क्या क्या होते हैं, फील्ड नेम, फील्ड टाइप, देन वी हैव फील्ड प्रॉपर्टी। तो ये फील्ड प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको समझना जरूरी है कि फील्ड टाइप क्या है। हम लोगों ने फील्ड नेम और फील्ड प्रॉपर्टी ऑलरेडी कवर किया लास्ट टॉपिक में, फील्ड नेम और फील्ड टाइप। सो लेट्स कम टू द टॉपिक। फील्ड नेम मैंने कहा इट रेफर्स टू ए फील्ड which is created in a table. It refers to a column. It refers to the individual column that is created in a table. आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, there are how many field in this particular table, तो आपको नंबर ऑफ कॉलम काउंट करना है। there are how many row records are there in the table, given table, तो आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करना है एक्सेप्ट द फर्स्ट रो जिसमें आप कॉलम नेम्स को स्पेसिफाई करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फील्ड टाइप। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि जब हम लोग फील्ड टाइप की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट डेटा टाइप दैट वी एंटर और दैट वी चूज फॉर डिफरेंट कॉलम। अगर रोल नंबर है तो उसमें किस तरह का डेटा होगा, न्यूमेरिक डेटा होगा। अगर नेम ऑफ स्टूडेंट है किस तरह का डेटा होगा, टेक्स्ट डेटा होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो किस तरह का डेटा होगा, डेट टाइम डेटा होगा। अगर अवेलिंग बस फैसिलिटी वाला कॉलम है तो किस तरह का डेटा होगा, यस या नो में आंसर होगा। तो इस तरीके से जब हम लोग डेटा टाइप की बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ वैल्यू दैट हैज टू बी एंटर्ड इन ए पर्टिकुलर कॉलम, दैट सपोज टू बी एंटर्ड इन ए पर्टिकुलर कॉलम। तो ये टाइप ऑफ वैल्यू को कैटेगराइज किया गया है किस पर्पज से, टू हैव ए क्लियर डिस्टिंक्शन, to have a clear distinction for the proper identification. Why there is a need of proper identification? So we can go for any kind of manipulation as and when required with proper idea. मतलब अगर हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये इस डेटा टाइप को स्टोर करके रखा है, इसका मैनिपुलेशन भी इसी हिसाब से होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है, डेट एंड टाइम चूज किया हुआ है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि जो भी डेटा चेंज करेंगे वो डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर किसी का एक डेटा टाइप चूज कर लिया आपने, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें डबल डेटा टाइप है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले कॉलम में अगर वैल्यू चेंज करेंगे तो वो डेटा टाइप भी डबल डेटा टाइप के फॉर्म में ही होना चाहिए। सो डेटा टाइप गिव्स एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू इट इज गोइंग टू स्टोर। एट द सेम टाइम it gives a clear distinction for the proper identification of the data, and that helps to go to do proper manipulation of the data. And this table having different things, बहुत सारी चीजें हैं। आपको फोकस करना है फर्स्ट कॉलम जिसमें डेटा टाइप है, और फोकस करना है थर्ड कॉलम में। बाकी के कॉलम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इतना डिटेल्स में नहीं पूछा जाता है कि कौन सा कितना बिट स्पेस लेता है और उसका क्या फॉर्मेट है।
नॉर्मली लास्ट कॉलम को भी देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट कॉलम इज इम्पोर्टेंट। जैसे हम लोग नॉर्मली न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करते हैं, तो हम जब न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करते हैं, फॉर अस न्यूमेरिक डेटा टाइप एनीथिंग इन न्यूमेरिक इन नेचर, but that has many classification, many subtype. One of them is integer, numeric, decimal, real, float, double, and as well as boolean value. तो इतने सारे कैटेगरीज का क्या क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपको दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो इस वैल्यू को आपको याद करना है, लाइक boolean वैल्यू विल हैव 0 to 1. ओके, at the same time the different format that we use in boolean type, we have to use the format yes or no. In integer we have the integer number values. इसका -2 to the power 31 से लेकर 2 to the power 31 -1, ये बहुत ही रेंज में वैल्यूज दिए हुए हैं। आई वुड सजेस्ट प्लीज जस्ट कीप इट इन योर माइंड, इनको स्टोर कीजिए। इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। आपको इतना समझना है कि न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर कितने डेटा टाइप है। आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप, देन एटलीस्ट रिमेंबर 4 ऑन योर माइंड। ठीक है, कि कौन कौन कितना क्या 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 स्पेस मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर सकता है। अल्फा न्यूमेरिक यानी टेक्स्ट डेटा टाइप में आप जाता है मेमो आ जाता है। जब आप डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कोई प्रोडक्ट का टेबल बना रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का एक कॉलम बनाना चाहते हैं, तब मेमो डेटा टाइप लेंगे, जिसमें आप अपने हिसाब से डिटेल में कैरेक्टर्स को एंटर कर सकते हैं। देन टेक्स्ट डेटा टाइप में आप बेसिकली 255 कैरेक्टर को ले सकते हैं। टेक्स्ट में भी 3 वैरायटीज दिख रही हैं, वो वैरायटीज आपके केयर, वेयर केयर और वेयर केयर इग्नोर केस के केसेस में है। केयर इज वेरिएबल कैरेक्टर, वेयर केयर इज बेसिकली वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, आपको डिफरेंसेस बिल्कुल ऐसा समझ में नहीं आएगा, यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग वेयर केयर को प्रेफर करते हैं। डेटा टाइप एंड टाइप डेटा। तो डेटा टाइप में आपके पास 3 तरह के डेटा टाइप दिखेंगे डेट एंड टाइम में। डेट में आप एक डेट का दिखेगा, एक टाइम का दिखेगा, एक टाइम स्टैम्प का दिखेगा। डेट में आपको जो भी वैल्यू होगा वो डी डी एम एम वाई 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 के फॉर्मेट में होगा, या उसके और फॉर्मेट हो सकते हैं। टाइम का भी आपको फॉर्मेट वैल्यू आवर, मिनट और सेकंड के फॉर्मेट में दिखेगा। टाइम स्टैम्प पे डेट और टाइम दोनों दिखेगा। ठीक है, अगर आपको डेट और टाइम दोनों डिस्प्ले करना है, देन वी सजेस्ट यू यूज टाइम स्टैम्प डेटा टाइप। अगर आपको डेट एंड टाइम यूज करना है अलग अलग, तो डेट का यूज कीजिए या टाइम का यूज कीजिए। तो इनको हम लोग अपने जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं। तो ये 3 डेटा टाइप हो गए आपके डेट एंड टाइम में। अल्फा न्यूमेरिक में आपका 4 हो गया। मेमो टेक्स्ट फिक्स है। मेमो टेक्स्ट एक 2 बार 3 बार भी लिख सकते हैं। मेमो टेक्स्ट एक फिक्स एक नॉर्मल। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने बेसिकली वी आर जस्ट यूजिंग देम एज पर द डिफरेंट सिचुएशन। अच्छा, वेयर केयर और कैर के बारे में थोड़ा सा आपको बस ब्रीफ में बता दूं कि वेयर केयर और कैर में जो बेसिक डिफरेंस है वो साइज का है। अगर आपका जो इनपुट है, आपका जो वैल्यू जो आप इंसर्ट करेंगे फील्ड पे, अगर वो एक फिक्स लेंथ का है हर बार, तब आप केयर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए कॉलम है हाउस का, तो आपको पता है हाउस का कैरेक्टर अगर एक फिक्स लेंथ का हो सकता है मेरा, जितनी चाहे चारों में से कोई भी हाउस हो आपका, तो आप उस पर्टिकुलर उस सिचुएशन में आप केयर डेटा टाइप को ले सकते हैं। लेकिन आपका लगता है कि नहीं, आपका डेटा टाइप ऑफ वैल्यू का कोई लेंथ स्पेसिफिक नहीं है, उसका लेंथ वैरी करेगा अलग अलग एंटिटी के हिसाब से। मतलब आप टेबल में बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, आपका उसी में कॉलम है एड्रेस, तो किसी का एड्रेस छोटा हो सकता है, किसी का थोड़ा लेंथी हो सकता है, किसी का तो स्टैंडर्ड साइज हो सकता है। कहने का मतलब है, जब आपका टाइप ऑफ वैल्यू का लेंथ स्पेसिफिक ना हो, आप उसको आपको उसके बारे में कुछ क्लियर आइडिया ना हो, देन वी सजेस्ट यू यूज वेयर केयर डेटा टाइप। ठीक है, तो एड्रेस वाले सिचुएशन में वेयर केयर कर सकते हैं, हाउस वाले में केयर कर सकते हैं, नेम वाले में भी वेयर केयर कर सकते हैं। तो इतने तरह के डेटा टाइप है जो अलग। नॉर्मली हम लोग जब डेटा टाइप की बात करते हैं, हम तो न्यूमरिक का ज़्यादा यूज करते हैं या इंटीजर का ज़्यादा यूज करते हैं। बुलियन का यूज करेंगे जब हमें वैल्यू या तो यस या नो में नहीं चाहिए होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे काम करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे, आपको सभी डेटा टाइप के बारे में आइडिया मिलता जाएगा। फील्ड प्रॉपर्टीज, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अभी भी बताया गया है और आगे 2-3 टॉपिक के बाद फिर से इसको डिस्कस किया गया है, तो इसको अभी मैं अच्छे से बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि फील्ड प्रॉपर्टी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। ये जो फर्स्ट सेंटेंस आप देख रहे हैं स्क्रीन पे,
द फील्ड प्रॉपर्टी कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द फील्ड। इसको बिल्कुल दिमाग में स्टोर कर लीजिए, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। द डैश कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द फील्ड। और एमसीक्यू में भी कुछ दिया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द फील्ड। तो आपका आंसर होगा फील्ड प्रॉपर्टी। क्यों? देखिए, मैं कह रहा हूं, इस लाइन को अगर आप अच्छे से ब्रेक करके समझेंगे कि फील्ड यानी कॉलम, कॉलम के बिहेवियर को कौन कंट्रोल करता है? फील्ड प्रॉपर्टी। किस तरह के बिहेवियर को? यानी कॉलम किस तरह का वैल्यू लेगा, कितना साइज का वैल्यू लेगा, अगर वैल्यू ना दे तो क्या लेगा, वैल्यू उसको मैंडेटरी करना है कि नहीं करना है। तो कॉलम के प्रॉपर्टी जो होती है, यानी फील्ड प्रॉपर्टी जो होती है, कॉलम के बिहेवियर को, उसके एट्रीब्यूट्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करती है, मैनिपुलेट करती है। सो फील्ड प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये होता कहाँ है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैंने ऑलरेडी बेस को ओपन करके रखा हुआ है, ठीक है। उस दिन भी आपको मैंने समझाया था। जैसे इसको क्लोज करता हूँ तो आपको नॉर्मली इस तरह का स्क्रीन दिखता है जब आप बेस ओपन करते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू में जा रहे हैं, ये हम लोग आगे भी देखेंगे, इसका अलग से टॉपिक है कि टेबल को कितने तरह के स्टेप से क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन व्यू में कैसे क्रिएट करेंगे, यूजिंग विजार्ड कैसे क्रिएट करेंगे। तो ये डिजाइन व्यू में आपको ये स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसका एक ओवरव्यू मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी दिया है कि फील्ड नेम में कॉलम नेम लिखते हैं, फील्ड टाइप में डेटा टाइप चूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फील्ड नेम रोल नंबर। देखिए, जब भी आप इस तरह का कोई फील्ड नेम चूज करें जिसमें आपका 2 वर्ड है, तो ब्लैंक स्पेस ना दें, कोशिश कीजिए अंडरस्कोर यूज करने का, ठीक है। एडमिशन सीरियल नंबर, ठीक है। आप यहाँ पर चाहे तो इसको चूज कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जैसे रोल नंबर है, ये न्यूमरिक होगा, हमें आइडिया है, तो आप यहाँ पर न्यूमरिक ले लीजिए, इंटीजर, ठीक है। एडमिशन सीरियल नंबर के बाद स्टूडेंट नेम, इसका लेंथ स्पेसिफाई करना होगा हमें। तो आप जितने भी को क्लिक कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, इसको टेक्स्ट रहने दे, अगर न्यूमरिक इंटीजर करते हैं, ओके, ठीक है। देखिए, जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ इंटीजर को, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, आपको नीचे ये क्या दिख रहा है, मेरा पॉइंटर को अच्छे से देखिए आप, फील्ड प्रॉपर्टी दिख रहा है। फील्ड प्रॉपर्टी में इसके कितने सारे फील्ड प्रॉपर्टी है, लेंथ है, डिफॉल्ट वैल्यू है, फॉर्मेट एग्जांपल है। तो यही सारे फील्ड प्रॉपर्टी है, किसका क्या रोल है एक एक करके बात करते हैं, ठीक है। तो फील्ड प्रॉपर्टी ही मैनेज करेगा ये फील्ड किस तरह से बिहेव करेगा। लेंथ का हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, 10 है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू का क्या यूज है, फॉर्मेट एग्जांपल का क्या यूज है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। So the very first field property that we have is entry required. Entry required field property का क्या पर्पस है, देखिए, जब आप किसी फील्ड को मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं जहां पर आप देखते होंगे कि कुछ कुछ ऐसे कॉलम रहते हैं या टेक्स्ट बॉक्स रहते हैं जहां पर स्टार लगा हुआ रहते हैं, यानी वो कॉलम आपको भरना ही पड़ेगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते। तो इस तरह से जब किसी टेबल में आप किसी टेबल को मैंडेटरी, कॉलम को मैंडेटरी करना चाहते हैं, उस कॉलम को कोई यूजर स्किप नहीं कर सकता। जैसे आप मान लीजिए स्टूडेंट डिटेल्स के लिए एक फॉर्म बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलम होते हैं जहां पर आपको लगता है कि ये कॉलम स्किप किया जा सकता है, ऑप्शनल रखा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, या फिर आप उनको व्हाट्सएप से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर, ये सारे फील्ड अगर आप मैंडेटरी बना रहे हैं तो मीन्स दैट हैज बीन डिसाइडेड टू मेक देम एज अ एंट्री रिक्वायर्ड। मतलब जो कॉलम का फील्ड प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर कॉलम का, जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ, तो उस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में एंट्री रिक्वायर्ड को हम लोग यस कर देंगे। यस करने से क्या होगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम को यूजर स्किप नहीं कर पाएगा। इसी का एक सब टाइप है, ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देयर आर 4 टाइप ऑफ फील्ड प्रॉपर्टी, दिमाग में एकदम रखिए, इसको मैं अभी बता रहा हूँ, आगे भी आपको ये टॉपिक फिर से मिलेगा थोड़े दूसरे ढंग से। एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, फॉर्मेट एग्जांपल एंड डिफॉल्ट वैल्यू। 4 type of entry required field properties are there. Entry required, length, default value and format example. बहुत ही इजी है समझना इनको, थोड़ा सा थ्योरेटिकली सिचुएशंस को समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। एंट्री रिक्वायर्ड में मैंने कहा कि इफ आई हैव टू मेक एनी कॉलम एज ए मैंडेटरी कॉलम, आई हैव टू चूज द फील्ड प्रॉपर्टी एज ए एंट्री रिक्वायर्ड। एंट्री रिक्वायर्ड को यस करना पड़ेगा।
इसी का एक सब टाइप है ऑटो वैल्यू। ऑटो वैल्यू तब यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि किसी कॉलम का वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो, जब किसी कॉलम का वैल्यू ऑटोमेटिक जनरेट हो जो प्रीवियस रिकॉर्ड का एक इंक्रीमेंटेड वैल्यू। नॉर्मली ये ऑटो नंबर डेटा टाइप की तरह काम करता है। अगर आप एमएस एक्सेस को रिकॉल कर पा रहे हैं क्लास 8 से, तो उसमें हम लोगों ने एक डेटा टाइप पढ़ा था ऑटो नंबर। ऑटो नंबर कब यूज करते थे? जब हमने सीरियल नंबर वाला कोई कॉलम होता था, जब हमें पता होता था कि जो वैल्यूज है वो सीरियल ऑर्डर में जाएगा, 1 2 3 4 रेगुलर जाएगा, और जो वैल्यूज है वो पिछला रिकॉर्ड का एक से एक ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऑटो वैल्यू इज a kind of type of entry required that can be skip or that can be ignored. Second one, length. Now it is again we have to decide, or we have to decide that what should be the exact length of the data. जैसे आपने एक कॉलम बनाया है कॉन्टैक्ट नंबर का, अगर हम उसमें रिस्ट्रिक्शन ना दें, मैंने कहने का मतलब है अगर उसमें किसी तरह का कोई डिक्लेरेशन ना दे, तो हो सकता है कोई अगर कॉन्टैक्ट नंबर जल्दबाजी में 9 डिजिट का ही टाइप कर रहा हो तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा डेटाबेस। अगर कोई 11 डिजिट का भी टाइप कर रहा हो तो भी ले लेगा विदाउट जीरो। अगर कोई अपना लैंडलाइन नंबर भी इंसर्ट करना चाहे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें भी 11 डिजिट नॉर्मली होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जहां पर आप चाहते हैं कि आपका जो एंट्री है, आपका जो वैल्यू है, उसका लेंथ स्पेसिफाइड हो, फिक्स्ड हो। इन दैट केस वी कैन यूज विच फील्ड प्रॉपर्टी, लेंथ। नॉर्मली जब आप किसी भी वेबसाइट में अपना आईडी क्रिएट करते हैं तो उनका पासवर्ड वाला जो लेंथ होता है उसमें आपको स्पेसिफाई किया रहता है, द पासवर्ड शुड बी ऑफ मिनिमम 8 कैरेक्टर, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर। तो 8 से 15 क्या है? नॉट लेस देन 8, नॉट मोर देन 15। तो ये लेंथ में हम लोगों ने कंडीशन डाल दिया। तो लेंथ इज अनदर फील्ड प्रॉपर्टी which specify the length of the data that has to be inserted in that particular column or field. That it specify the length of the data that will be accepted by a particular column or a particular field. उसमें न्यूमेरिक फील्ड में, यानी जब हम लोग न्यूमेरिक फील्ड की बात करते हैं तो कौन सा पर्टिकुलर डेटा टाइप या फील्ड टाइप कितना लेंथ ऑफ कैरेक्टर यानी कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर को वो एक्सेप्ट कर सकता है। नंबर हम लोग लेते हैं तो 10 लेगा, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ स्मॉल इंटीजर में 5। अच्छा, सारे कुछ चेंज होना आई डोंट थिंक इट इज वेरी पॉसिबल। लेट मी जस्ट चेक दिस वंस राइट टू हैव अ कंफ्यूजन। नंबर है 10 को अगर हम इसको 15 करते हैं या 12 करते हैं, ओके ठीक है, इसका लेंथ स्पेसिफाइड है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसको अगर हम लोग टेक्स्ट कर दें, ओके डबल में 8 कैरेक्टर लेगा। ठीक है, अच्छा टेक्स्ट में अगर हम लोग डालें तो ले लेगा, लेकिन इसमें भी तो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर ही लेता है वो। ठीक है, 254 कैरेक्टर ले रहा है, 255 कैरेक्टर तक लेता है। तो मेरे कहने का मतलब है, तो जब भी आप किसी डेटा टाइप को चूज करते हैं तो वो पर्टिकुलर डेटा टाइप अगर न्यूमेरिक कैटेगरी में आता हो, ठीक है, 50 कैरेक्टर्स को लेता है टेक्स्ट वेयर के। तो अगर न्यूमेरिक कैटेगरी में आता है तो हर एक सब कैटेगरी कितना कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर लेगा ये स्पेसिफाइड है। टेक्स्ट के लिए क्या लेगा, यस नो के लिए क्या लेगा, यस नो वह एक लेगा, अगर टेक्स्ट लेंगे तो 50 कैरेक्टर्स को लेगा। यस बाय डिफॉल्ट इट टेक्स 50, इट वाज नॉट शोइंग अप करेक्टली, ये 50 को ही लेता है। हम लोग एक बार और चेक कर लेते हैं, देखिए 50 ले रहा है, नीचे देखिए, तो ये बेसिकली लेंथ इसका 50 है। उसके बाद इसका टेक्स्ट का न्यूमेरिक में अलग अलग का अलग अलग कैरेक्टर है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे, ये जो पोर्शन है ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ इन कैरेक्टर, वो जो टेबल में मैक्सिमम लेंथ है वो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है, वो आप उसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस लगेगा। एट द सेम टाइम अगर आप उसको कंसिडर करेंगे कि ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ डेटा है कैरेक्टर के फॉर्म में, लेकिन जब हम लोग उसको एक्चुअली में टेबल में स्टोर करते हैं
तो वो कंपैटिबल नहीं हो पाता है उनके साइज के हिसाब से। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू। नाउ this is the third property or the third field property that we have. डिफॉल्ट वैल्यू का क्या काम है? मान लीजिए आपको एक ऐसा कॉलम बना रहे हैं जिसमें आप हो सकता है कि यूजर उसको स्किप कर दे, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक कॉलम है, जैसे मान लीजिए एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम है, यूजर नहीं दे रहा है उसमें कोई भी वैल्यू। यूजर के पास अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, बट यूजर, since the column is not mandatory, they are not giving a particular value in that particular field. अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर में कोई दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे हैं। तो अगर कोई नहीं दे रहा है तो वो फील्ड कॉलम दिखेगा कुछ डेटा के लिए, जो दे रहे हैं उनका दिखेगा। तो एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग एक प्री डिफाइंड वैल्यू को सेट करके रख सकते हैं। इन केस द यूजर इज नॉट गिविंग एनी वैल्यू, इन दैट केस द डिफाइंड प्री डिफाइंड वैल्यू विल ऑटोमेटिकली गेट जनरेटेड। तो डिफॉल्ट वैल्यू से होता क्या है कि प्री डिफाइंड वैल्यू जो ऑलरेडी सेट है वो जनरेट कर हो जाती है और एक पर्टिकुलर कॉलम में स्टोर हो जाती है। तो जिस कॉलम में आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे उसी कॉलम में ये एप्लीकेबल होगा। देन फॉर्मेट, दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट एग्जांपल बेसिकली स्पेसिफाई द टाइप ऑफ data or the exact format of data that has to be entered in a particular column। जैसे डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम बात कर रहे हैं तो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है। अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है डेट ऑफ बर्थ डालने का, तो लोग, अगर किसी का बर्थडे 5 जून 2005 है तो कोई लिखेगा 05062005, कोई लिखेगा 05 जैन 2005, सॉरी JUN जून 2005, कोई लिखेगा 05-05-06-2005। तो मेरे कहने का मतलब है, if there is no such instruction, then there will be a variety of data in a particular column that leads to the ambiguity, that leads to the confusion in the data. To have a uniformity in the data, we need to choose a format, and that format can be decided with the property called format example. आप फॉर्मेट एग्जाम्पल में कोई फॉर्मेट स्पेसिफाई कर देते हैं तो यूजर को उसी फॉर्मेट में डेटा एंटर करना होगा जब वो डेटा एंटर करेंगे, ठीक है। तो दीज आर द 4 फील्ड प्रॉपर्टीज: एंट्री रिक्वायर्ड, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू एंड फॉर्मेट एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं की फील्ड पे, ठीक है। लेट मी सी द लेंथ ऑफ द वीडियो टिल नाउ, इट इज 22 मिनट। इसको कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग आगे प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए की फील्ड होता क्या है, इसको पहले समझने के लिए आपको समझना होगा 2 चीजें, मास्टर टेबल और ट्रांजैक्शन टेबल, ठीक है। इसको किस तरीके से करें हम लोग, ओके, लेट मी जस्ट शो यू थ्रू सम अदर थिंग। एक्सेल बेस पे जावा रन टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं इसको इसी पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है टेबल ए, ये है टेबल बी, ये एम्प्लॉय डिटेल्स है, एम्प्लॉय आईडी, नेम ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एड्रेस, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। एक टेबल बी है, उसी में एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट नंबर, एम्प्लॉय सैलरी,
या फिर इसको बना देते हैं एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय सैलरी। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये है EMP पर्सनल डिटेल्स, ये है EMP प्रोफाइल। मैंने दो टेबल बनाया आपकी स्क्रीन के सामने अभी, ठीक है। ये मान लीजिए कि डेटाबेस है एम्प्लॉय डिटेल्स करके, उस डेटाबेस में मैंने दो टेबल बनाया। एक टेबल बनाया एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स के नाम से, एक टेबल बनाया एम्प्लॉय प्रोफाइल के नाम से। ये टेबल ए है, ये टेबल बी है। पहले मैंने कौन सा टेबल क्रिएट किया, टेबल ए को। इसमें जो कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड एड्रेस एंड रेजिग्नेशन, ये मैंने पहले बनाया। फिर मैंने एक सेकेंड टेबल बनाया जिसमें आप देख सकते हैं ये है कुछ अलग कॉलम एम्प्लॉय प्रोफाइल के नाम से जो टेबल बनाया। तो इस पूरे सिनारियो में, इस पूरे सिचुएशन में जो मैंने डेटाबेस क्रिएट किया है, द फर्स्ट टेबल दैट वी क्रिएट दैट इज कॉल्ड मास्टर टेबल। इसको क्या कहते हैं, मास्टर टेबल। And the table that we create after that, that is called transaction table। मेरे कहने का मतलब है जो मास्टर टेबल में कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जो हम बाकी के सारे टेबल में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय आईडी और नेम क्रिएट किया, ये कॉलम इस टेबल में भी है, यानी ये दो कॉमन कॉलम है। तो जो कॉमन कॉलम होते हैं जिनके थ्रू एक टेबल दूसरे टेबल के साथ लिंक होता है, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। जो कॉलम कॉमन होते हैं, जो कॉमन कॉलम होते हैं, जो कॉमन फील्ड होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, की फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, की फील्ड। इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं। तो ये टेबल ए और टेबल बी के बीच में कनेक्टिविटी तभी हो पाएगी, कोई भी सिचुएशन हो, जब भी हम लोग दो टेबल को कनेक्ट करना चाहे, तीन टेबल को कनेक्ट करना चाहे, तो उन टेबल में कोई एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिनके थ्रू टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप देखिए कॉलम यहाँ पर दो कॉमन कॉलम है, एक एम्प्लॉय आईडी नेम, यहाँ पर भी है एम्प्लॉय आईडी नेम। तो ये दोनों कॉमन कॉलम है, लेकिन कनेक्टिविटी हम लोग किसी एक कॉलम के थ्रू करेंगे और कोशिश करते हैं कि वो एक कॉलम यूनिक कॉलम हो, यानी उसका वैल्यू हमेशा यूनिक हो। तो ये जो कॉमन फील्ड होता है जिसके थ्रू मल्टीपल टेबल एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड की फील्ड। एंड दैट यूनिक की और दैट यूनिक कॉलम which have a unique value in all the records that do not have a repeated value and that cannot be make empty, उस तरह के की को हम लोग, इस तरह के कॉलम को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी की। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी क्या हो गया, प्राइमरी की। ये आपको ध्यान में रखना है। व्हाट इज प्राइमरी की, आप ये बहुत बार पढ़ चुके हैं, फिर से मैं बता रहा हूँ। एम्प्लॉय आईडी इज प्राइमरी की। व्हाट इज प्राइमरी की, प्राइमरी की इज ए कंस्ट्रेंट which is basically a unique field in a table that do not store a repeated value at the same time that cannot be left blank। and टेबल ए में ये एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, तो यहाँ पर मैंने टेबल बी में भी एम्प्लॉय आईडी को यूज किया, किस लिए, दोनों के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने के लिए। लेकिन टेबल बी में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की के नाम से नहीं जाना जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे फॉरेन की। सो फॉरेन की को कैसे डिफाइन करेंगे, द प्राइमरी की ऑफ ए मास्टर टेबल इज नोन एज फॉरेन की इन इट्स ट्रांजेक्शन टेबल। वंस अगेन, द प्राइमरी की ऑफ ए मास्टर टेबल इज नोन एज फॉरेन की इन इट्स मास्टर टेबल। इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको ये जब हम लोग काम करेंगे आगे तब तो आप लोग को और इसका एक्चुअल एक्सपीरियंस समझने को मिलेगा, बट थियोरेटिकली आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज फॉरेन की एंड व्हाट इज की फील्ड। तो अगर आप देखेंगे बुक में तो आपको ये तीन टॉपिक है। की फील्ड इज बेसिकली द कॉमन फील्ड थ्रू विच द टेबल आर इंटरकनेक्टेड। प्राइमरी की is basically the unique column through which all records are being stored in unique way, identification है उस टेबल की वो। और प्राइमरी की
जो प्राइम ट्रांजेक्शन मास्टर टेबल में है उसी को ट्रांजेक्शन टेबल में हम लोग फॉरेन की के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो भी है देखेंगे आगे। इट्स ऑलरेडी 30 मिनट्स वीडियो। ठीक है, आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड थिंग्स व्हिच वी हैव एक्सप्लेन टुडे। whatever is your feedback, if there is any doubt, please put up your doubts in the group. जो भी assignments है आपको Google Classroom में as well as in your WhatsApp group, you will get it. So thank you everyone. Stay home, stay safe.